विजय और माधव दोनों भाई पास के शहर से व्यापार करके अपने गांव मधुपुर लौट रहे थे। दिन ढल चुका था। रास्ते में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों भाई विजय और माधव ने शहर में अपनी फसल बेचकर अच्छी कमाई की थी। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छा रहे थे। उनके बैल अपनी मस्त चाल में धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की भाग दौड़ से कोई जल्दी ना हो। रास्ता लंबा था और चारों ओर खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। अरे माधव, देख तो, क्या सुहावना मौसम हो गया है। हवा में मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी लग रही है ना। बिल्कुल। और आज तो फसल भी अच्छे दामों में बिक गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेहनत रंग लाई। लेकिन देख माधव, बादल घिरते जा रहे हैं। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ भैया, सच कह रहे हो। शहर का शोरगुल तो सिर दर्द कर देता है, लेकिन गांव की ये शांति मन को सुकून दे देती है। अब घर जाकर अम्मा को ये खुशखबरी सुनाएंगे। वो तो बहुत खुश होंगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और धूल उड़ने लगी। बैल भी बेचैन हो गए और रुक रुक कर चलने लगे। चलो थोड़ी रफ्तार बढ़ा लेते हैं, नहीं तो बीच रास्ते में भीग जाएंगे। अरे भीग भी गए तो क्या, बचपन याद आ जाएगा जब हम खेतों में बारिश में नाचते थे। हाँ भैया, वो दिन भी क्या दिन थे। अब तो बस जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। सही कहा तूने। लेकिन चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, गांव की मिट्टी और इसकी खुशबू हमेशा अपनी लगती है। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और कुछ ही देर में तेज बूंदाबांदी होने लगी। दोनों भाई अपने सिर पर कपड़ा डालकर खामोशी से इधर उधर देखने लगे, कहीं शरण मिल जाए। लगता है ऊपर वाले ने आज खूब बरसने की ठान ली है। बैल बेचैन है, धीरे चलाना पड़ेगा। वो आगे कुछ रोशनी सी दिख रही है, शायद कोई घर या चौपाल हो। अगर वहीं तक पहुंच जाए तो रुक सकते हैं। हाँ, मुझे भी दिख रही है। चलो उसी ओर बढ़ते हैं, पर जरा संभल कर। भैया, बैल बार बार रुक रहे हैं। कहीं कुछ महसूस तो नहीं कर रहे? जानवरों को तो पहले ही आभास हो जाता है ना। अरे माधव, तू भी ना। शायद बिजली की आवाज से घबरा गए होंगे। अब लौटने का भी तो रास्ता नहीं दिख रहा। चलो रोशनी तक पहुंचते हैं, शायद मदद मिल जाए। पता नहीं भैया, ये रास्ता कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। उम्मीद है भैया, वरना ये इलाका डराने लगा है। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। जो भी होगा साथ झेल लेंगे। रोशनी की दिशा में मुड़ती बैलगाड़ी की धूल अब पानी में बदल रही थी। मौसम की गूंगी सरगर्मी के बावजूद किसी अनजाने सुकून की हल्की सी अनुभूति मन में उजागर हो रही थी। वे बैलगाड़ी को रोशनी की ओर मोड़ते रहे। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल गया था और बैलों के पैर मिट्टी में धंसते जा रहे थे, जिस कारण बैल बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। बहुत मशक्कत के बाद वे धीरे धीरे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव छोटा था पर साफ सुथरा दिख रहा था। कुछ घरों से मध्यम रोशनी और धुआं निकल रहा था। गांव में घुसते ही दोनों भाइयों को एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, जो अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था और उसके बगल में एक लाल टीन जली हुई थी। बुजुर्ग आदमी ने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराए। उस मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। नमस्ते बाबा। हम पास के शहर से अपने गांव लौट रहे थे। अचानक रास्ते में बारिश आ गई तो यहां रुकना पड़ गया। अरे बेटा, कोई बात नहीं। ऐसी रातों में राहगीरों को आसरा देना ही तो इंसानियत है। अंदर आओ, भीग गए हो दोनों। धन्यवाद बाबा। रास्ता इतना कीचड़ भरा हो गया कि बैल भी थक गए हैं। लगा अब कहीं रुकने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, इस इलाके का मौसम बड़ा नटखट है। कभी चुप रहता है, कभी अचानक बरस पड़ता है। कुछ क्षणों तक वह यूं ही देखता रहा, फिर अचानक उठा और अपने घर की ओर मुड़ गया। उसने इशारे से दोनों भाइयों को भी अपने घर में रुकने के लिए कहा। घर काफी पुराना था,
मगर साफ सुथरा और व्यवस्थित। दीवारें मिट्टी की थीं और छत खपरेल की, जिन पर बारिश की बूंदें मध्यम लय में गिरकर एक विचित्र संगीत सा रच रही थीं। भीतर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी पूरे घर में एक रहस्यमय माहौल बना रही थी। हवा में पुराने समय की सी नमी और मिट्टी की गंध तैर रही थी, जैसे यह घर अब भी अपने अतीत की यादों में सांस ले रहा हो। चलो आग के पास बैठ जाओ, बदन सुखा लो। आपका गांव बड़ा शांत है बाबा। बाहर से लगा जैसे यहां कोई रहता ही नहीं। रहता हूं बेटा, मैं और कुछ पुराने लोग, बाकी तो सब अपने अपने भाग्य के साथ चले गए। चले गए मतलब गांव छोड़ दिया उन्होंने? कुछ ने गांव छोड़ा, कुछ को गांव ने छोड़ दिया। पर तुम लोग थके लग रहे हो, पहले गर्म पानी ले लो। लेकिन आपने कहा कि गांव ने छोड़ दिया, आपका मतलब क्या है? कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ में आती हैं। फिलहाल तुम आराम कर लो, रात अभी लंबी है। बेटा, इस गांव की मिट्टी में कई कहानियां दबी हैं। जो यहां रहता है वो उन कहानियों का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। लोग कहते हैं कि ये गांव बरसों पहले उजड़ गया था, लेकिन कुछ आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। मैं तो बस उनका पहरेदार हूं, ताकि कोई अनजाना यहां भटक कर फंस ना जाए। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आत्माएं, पहरेदार, ये सब तो सुनी सुनाई लगती हैं। भैया, मुझे तो डर लगने लगा है। बाहर बारिश के बीच वो अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही है, जैसे कोई घर के चारों ओर घूम रहा हो। घर के अंदर का वातावरण भी कुछ अलग था। वहां रखा फर्नीचर बहुत पुराना था, जैसे कई दशकों से उसी जगह पर हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी फीकी पड़ चुकी थीं, जिनमें बीते जमाने की झलक अब भी मौजूद थी। इतने में भीतर से बुजुर्ग आदमी की पत्नी बाहर आई। वे भी उम्र दराज थी, पर उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और उनकी धीमी चाल में एक अनकही गरिमा थी, जैसे वे किसी ऐसे दौर से आई हों जो अब बस यादों में रह गया है। देखो बेटा, ये मेरी धर्मपत्नी है सुलोचना। उम्र के इस पड़ाव में भी घरांगन को वैसे ही संभालती है जैसे पहले दिन संभालती थी। यह घर हमारे पुरखों की निशानी है। बिजली यहां आई तो थी, पर हमने उसे अपनाया नहीं। इन लालटेनों की रोशनी में हमें अब भी वही सुकून मिलता है जो मशीनों की चमक में नहीं मिलता। वक्त बदल गया, पर हम नहीं बदले। शायद इसलिए ये घर अब भी अपने अतीत की सांसें लेता है। बाबा, ये घर और इसकी खुशबू कुछ अलग सी है। लगता है जैसे समय यहां थम गया हो। हाँ भैया, और ये भी सोचने वाली बात है कि जब हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, तो ये गांव अब भी अंधेरे में क्यों डूबा है? उजाले से ज्यादा भरोसा हमें इस मध्यम रोशनी पर है बेटा, क्योंकि यह न तो आंखों को चकाचौंध करती है, न दिल को बेचैन। इस घर में जो भी ठहरता है उसे कुछ पल के लिए चैन मिल ही जाता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। बरसों से यहाँ कोई मेहमान नहीं आया था। अच्छा लगा कि आज फिर किसी ने इस चौखट को पार किया। तुम दोनों को थकान होगी, मैं चूल्हे पर कुछ गर्म कर देती हूँ। इतना कहकर बुजुर्ग महिला रसोई की ओर चली गईं। उनके जाते ही बुजुर्ग आदमी ने दोनों भाइयों को बैठने का इशारा किया। तीनों मिट्टी के फर्श पर बिछी पुरानी दरी पर बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। तो बेटा, रास्ते में कोई और यात्री नहीं मिला क्या? इस मौसम में लोग आमतौर पर यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। नहीं बाबा, पूरा रास्ता सुनसान था। बस कहीं कहीं सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, पर दिखा कोई नहीं। ये जंगल ऐसा ही है बेटा। यहाँ की हवा भी अपनी बातें कहती है। कभी लगता है कोई पीछे चल रहा है, कभी कोई नाम पुकारता है, मगर डरने की बात नहीं। अब तो हमारे गांव में हो, यहाँ सब सुरक्षित है। सच में बहुत सुकून देने वाला माहौल है यहाँ। मगर अजीब बात यह है कि रास्ते में हमें गांव कहीं दिखा ही नहीं। अचानक ये जगह सामने आ गई, जैसे किसी पर्दे के पीछे से उभर आई हो। लगता है जैसे इस गांव की हवा में कोई अलग ही बात है। एक अजीब सी शांति है जो डर और सुकून दोनों देती है। कभी कभी कुछ
जगहें खुद नहीं दिखती बेटा, बल्कि कुछ लोग ही उन्हें देख पाते हैं। शायद आज रात तुम्हारा भाग्य यहाँ ले आया। क्या मतलब बाबा? क्या ये गांव बाकी गांवों से अलग है? हर गांव की अपनी कहानी होती है बेटा, हमारी भी है, लेकिन वो कल बताऊंगा। रात बहुत हो गई है, पहले खाना खा लो और आराम कर लो। थकान उतर जाए फिर सब समझा दूंगा। बातचीत का सिलसिला कुछ देर चला ही था कि रसोई से बर्तनों की हल्की आवाजें आने लगी और थोड़ी देर बाद बुजुर्ग महिला खाना लेकर आ गईं। थालियों में रखा खाना देखने में साधारण था, पर उसमें एक अजीब सा स्वाद था, जैसे उसमें पुराने जमाने के मसाले हों या कुछ ऐसा जो अब के समय में इस्तेमाल नहीं होता। स्वाद मन को छू रहा था, पर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी जगा रहा था। क्या लगता है, ये सच में साधारण खाना है? खाने में जो स्वाद है वह पुराने जमाने का है। इसे खाते हुए सिर्फ पेट नहीं, यादें भी तृप्त होती हैं। भोजन के बाद रात गहराने लगी। बाहर बारिश थम चुकी थी।